नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने वाले बोर्डों का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रूप ले रहा है। प्रशासन भी इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता विश्वास सैनी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जब हमारे संवाददाता ने डीएम से बात करनी चाहिए तो डीएम न्यूज इंडिया के सवालों से बचते हुए दिखे। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर बोर्ड लगाए जाने को लेकर जिस तरह से ये मुद्दा गहराता जा रहा है, उसी को लेकर जिस तरह से बात करें प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए जिस तरह से हम हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कार्यक्रम के पास जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मयूर दीक्षित जो जिलाधिकारी जिनके पास पूरा चार्ज है पूरे जिले का, वो इस पर कुछ भी बोलने के लिए इस वक्त मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी ये मुद्दा है, जो भी ये मसला है, इसको हल किया जाएगा बातचीत के तरीके से, क्योंकि अभी ये जो मुद्दा है ये प्रशासन के लिए भी, साथ ही साथ मैं कहूँ राज्य के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार से उम्मीद की जा रही है वो इस पर किसी तरह से निर्णय ले तो हो सकता है 2027 के कुंभ से पहले इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कुछ भी जानकारी देने के लिए बच रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मैं इस वक्त पहुंचा था मयूर दीक्षित जिलाधिकारी जो महोदय हैं उनके कार्यालय पर, लेकिन और इसके रिगार्डिंग जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने इसको लेकर अभी ये कहा कि अभी इस पर कोई भी बयान देना ठीक नहीं होगा। अपने सहयोगी के साथ विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। वहीं देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच सीएम आवास कूच कर रहा है। नर्सिंग स्टाफ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और विरोध के तौर पे सामूहिक मुंडन करने का ऐलान भी कर दिया गया है। नर्सिंग भर्ती को हर साल करने, परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और 2500 से ज्यादा पदों पर हर साल तरीके से भर्ती करने, उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के छात्रों की भर्ती पर रोक लगाने और ओवर एज अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने जैसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात को देखते हुए सीएम आवास के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। नर्सिंग एकता मंच लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उग्र है। कई आंदोलन के बाद आज फिर से सीएम आवास कूच करने पहुंचा है। भारी तादाद में महिला भी नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर। क्या कुछ आज मुख्य मांगे हैं? कई समय से जो आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग मुंडन भी करने वाले हैं अपना, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 45 दिनों से नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड लगातार शांतिपूर्ण एकता विहार में बना हुआ है और सरकार के द्वारा जो अनदेखी हमारे लोगों की की जा रही है, उसी से आक्रोशित होकर हमारे द्वारा, हमारी महिलाओं के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अगर अभी भी हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जा रहा है, आज अगर हमारे द्वारा कोई वार्ता आगे नहीं होती है या हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग सार्वजनिक मुंडन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सरकार सोई हुई है, सरकार के कान में कोई जून तक नहीं रेंग रही है। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार कैबिनेट की बैठकें भी हो रही हैं, उसमें प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग के लिए, नर्सिंग भारतीयों के लिए जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं खुशखबरी का, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी खुशखबरी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा कारण क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो विभाग है, ये स्वास्थ्य जो हमारे मंत्री जी, इनके द्वारा आगे क्यों नहीं प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं इसको लिखित रूप में लाने का कार्य किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और अगर ये कार्य नहीं होता है तो हमारे द्वारा आने वाले दिनों में हर एक जिले में रैलियां करके लोगों को अवगत करवाया जाएगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे साथ काम करने वाली नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अध्यक्ष ने बताया, जो नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से ये पूरे नर्सिंग भारती हॉस्पिटलों को छोड़ के सड़कों पर उतरने पे मजबूर हैं। एक और महिलाएं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। किस तरह से देखती हैं? महिला भी भारी तादाद में यहाँ पे पहुंची हैं और जो अभ्यर्थी जो नर्सिंग आज हॉस्पिटल में होने चाहिए थे, वो सड़कों पर उतरने से मजबूर है। किस तरह से देखती हैं? ये आप सभी मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो मेरा एक बड़ा माध्यम आप भी हैं हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। तो मेरा आप लोगों के थ्रू सरकार से ये निवेदन है, ये बहुत निंदनीय है कि हम आज सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। हम 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या सरकार के कानों में ये बात नहीं जा रही है कि हम 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं? हमारे अंदर जो आक्रोश आपकी वजह से हुआ है, हम इतने दिनों से शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। कितनी बार हमने कूच किया, उस समय हमारे साथ अभद्रता की गई, पुलिस के द्वारा वो हीट ऑफ द मोमेंट था, लेकिन ऐसा हमने इतिहास में कभी नहीं देखा कि नर्सिंग अधिकारी कोई भी अपनी बात सरकार तक कहने जा रहे हैं तो उनको आप
हिट ऑफ द मोमेंट में थप्पड़ मार दे रहे हैं, उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत निंदनीय हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि आपने पूर्व में जो भर्तियां की हैं, आगामी भर्तियों में जो बेचारे नर्सिंग के जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे जो छूट गए हैं, उनको कृपया करके उनके साथ दोहरी नीति मत अपनाएं, एक ही नीति उनके लिए भी करें। अगर वो कैटेगरी वालों को 2020-22 तक जॉब दे सकते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को भी वो इस भर्ती के प्रक्रिया के थ्रू अंदर कर सकते हैं। धन्यवाद जी। देखिए, बिल्कुल लगातार आपने देखा कि किस तरह से भारी तादाद में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लगातार पिछले कुछ समय से उग्र आंदोलन जो है सड़कों पर उतर कर रहे हैं। अब देखना ये होता है कि क्या सरकार इनकी जो भी मांगे जो लगातार रख रहे हैं, इनकी मांगे पूरी होती हैं कि नहीं। अपने कैमरा पर्सन आशु घागट के साथ मैं हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। वहीं नैनीताल जिले में पहली बार फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास विभाग नैनीताल की ओर से यह फेस्टिवल इस साल मार्च के अंतिम हफ्ते में मुक्तेश्वर में कराया जाएगा। खास बात यह है कि पर्यटकों को मुक्तेश्वर की सुंदर वीडियो में बुरांश के सुंदरलाल फूलों में लदे पेड़ देखने को मिलेंगे। पर्यटकों को उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने और सीजन ऑफ सीजन में भी पर्यटकों का बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कई पर्यटन गतिविधियों के आयोजकों को प्रस्तावित किया गया है। उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ने के साथ ही जिले के सभी पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि मार्च के अंतिम हफ्ते में मुक्तेश्वर में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। विभाग इसी साल पहली बार इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उनका कहना है कि इस तरह का आयोजन दक्षिण भारत में भी कराया जाता है, जिसमें पर्यटकों को कुरेंजी के फूलों से सजी नीली पहाड़ी के दीदार कराए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो था कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाने है, तो उस अवसर पर हमने यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं। अभी मुक्तेश्वर क्षेत्र में फ्लावरिंग फेस्टिवल प्रस्तावित है। 28 मार्च से 30 मार्च तक का है कार्यक्रम, और फरवरी माह में बर्ड वॉचिंग का इवेंट प्रस्तावित है जो तुमड़िया डैम पे रहेगा, और 15 फरवरी के आसपास ये इवेंट रहेगा अभी जो हमारा प्रस्तावित है। और ऐसे ही हमारा पैराग्लाइडिंग का इवेंट है जो जनवरी में प्रस्तावित है। वहीं बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में बेरीनाग व्यापार संघ का प्रथम प्रीमियर लीग सीजन का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने किया। इससे पहले खिलाड़ियों का परिचय लिया गया। वहीं इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने व्यापार संघ की प्रीमियर लीग की सराहना की और अपने स्तर से प्रतियोगिता में सहयोग करने का आश्वासन दिया और खेल को खेल भावना से खेलने की अपील की। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि व्यापारियों और स्थानीय जनता के सहयोग से खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रीमियर लीग के विजेता टीम को 1 लाख का नगद धनराशि और ट्रॉफी, और उप विजेता टीम को 50,000 नगद धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में 4 दर्जन टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन मैच सुकना, बेरीनाग और महाविद्यालय के बीच खेला गया। लीग की शुरुआत की जा रही बेरीनाग व्यापार संघ द्वारा। इस पहला सीजन चल रहा है। इसमें जो विजेता टीम है उसको 1 लाख रुपये और विजेता को 50,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी। साथ ही एक क्षेत्रीय युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना हुनर, अपना खेल दिखा सकते हैं और आगे बढ़ें खेल के क्षेत्र में। इसी उद्देश्य के साथ बेरीनाग व्यापार संघ की पहल है, और मैं सभी जितने हमारे खेल प्रेमी हैं, जितने खिलाड़ी हैं, सभी से अनुरोध करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़कर इस टूर्नामेंट में हिस्सेदारी लें, और सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वहीं हरिद्वार के रामधाम कॉलोनी में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत। सुबह की सैर करने आए लोगों को गली में दिखा गुलदार। कुत्ते का पीछा करते हुए सड़क पार करते गुलदार दिखा। आबादी क्षेत्र में गुलदार दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह की सैर करने लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन तभी ये गुलदार कुत्ते का पीछा करता हुआ वहां पे नजर आया और सड़क पार करता हुआ नजर आया। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनमें डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। रामधाम कॉलोनी में ये गुलदार दिखाए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के आने के बाद इस पूरे इलाके में जंगली जानवरों से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंगली गुलदार जो है वो न सिर्फ जो पालतू जानवर हैं उनके लिए खतरा है, बल्कि जो आम इंसान हैं उनके ऊपर भी गुलदार कई बार अटैक करते हैं। तो जंगलों से जो रिहायशी इलाके, इनकी तरफ इनका ज्यादा पलायन हो रहा है। और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं।
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में अभी जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए अभी किस तरह का माहौल वहां पे होगा जब वो घर से बाहर निकलते होंगे। एक कुत्ता था, कुत्ते का पीछा कर रहा था ये गुड्डा, और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं दूसरी तरफ बाघ ने भी एक युवक पर हमला कर दिया है, उसे जंगल के अंदर घसीट कर ले गया, जैसे पूरे इलाके में हड़का मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जंगल से युवक का शव बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए युवक के शव को भेज दिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वन विभाग ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों से जंगल की ओर ना जाने की अपील की है। तो रामनगर की यह घटना है जहां पर बाघ ने एक युवक पे हमला किया और उस युवक को घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया है। इस हमले में युवक की मौत हो गई है। हालांकि युवक का पोस्टमार्टम हो रहा है। रामनगर के कौंजी इलाके की यह घटना है जहां पर बाघ ने युवक पर जानलेवा अटैक किया है। वहीं देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए गुंडा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जहां थाना रायपुर क्षेत्र के आरोपी को जिलाधिकारी के आदेश पर 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आदेश के अनुपालन में दून पुलिस ने आरोपी को जिले की सीमा आशा रोड़ी से बाहर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में छोड़ दिया। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट हिदायत दी कि फिक्स समय के दौरान देहरादून जिले की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की सूचना सहारनपुर पुलिस को भी दी गई है। साथ ही देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर लापता मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे को कुछ घंटों में सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया और तत्परता दिखाते हुए स्थानीयों के सहयोग से बच्चे को सकुशल बरामद किया। उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने पुलिस का आभार जताया। आपको बता दें कि बच्चे के लापता होने से परिजन बेहद परेशान थे। मामला हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र का है। हरिद्वार के लक्सर पुरकाजी हाईवे पर एक कंपनी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति और 3 साल के मासूम को कुचल दिया। हादसे में मासूम की दर्दनाक तरीके से मौत हुई और दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे आसपास के इलाकों में हड़का मचा है। और घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने डंपर चालक को घेर कर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि लोगों ने शेखपुरी गाँव के पास हाईवे को जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तभी पुलिस चालक को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने आरोपी चालक को पुलिस वाहन से छुड़ा लिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। साथ ही लोगों ने डंपर मालिक पर कठोर कार्रवाई और भारी वाहनों पर रोक की मांग की है। आपको बता दें कि कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात की गई है। स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं नैनीताल में नगर पालिका कार्यालय में होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पालिका अध्यक्ष ईओ रोहिताश शर्मा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ट्रेड लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों को लेकर चर्चा की। बैठक में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि साल 2023 में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी के कारण अब तक शुल्क जमा नहीं किया जा सका था। हाल ही में संशोधित दरों का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस विषय पर पालिका के साथ बातचीत की गई है। मांग है कि पिछले सालों का शुल्क भी संशोधित दरों के अनुसार ही लिया जाए। इस पर पालिका प्रशासन ने विचार विमर्श कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। वहीं पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने कहा कि पूर्व में ट्रेड लाइसेंस शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी की गई थी, जिसे अब थोड़ा बदल दिया गया है। बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए लाइसेंस शुल्क नई दरों पर लिया जा रहा है, जिस पर होटल एसोसिएशन ने सहमति जताई है। देखिए, ट्रेड टैक्स का मामला है जो 2023 में गजट आया था और चूंकि संशोधित दरें शासन से आ चुकी हैं तो अब उसको लागू करवाना है।
इसमें हमारी वार्ता हुई आज ईओ नगर पालिका नैनीताल और चेयरमैन नगर पालिका नैनीताल दोनों से, और काफ़ी पॉजिटिव वार्ता थी और शीघ्र ही इनको ये जो संशोधित दरें हैं इनको लागू कराने की हम कोशिश में। आज नैनीताल होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ वार्ता की गई, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस के संबंध में हमारे पूर्व में भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें रेट बढ़े हुए हैं और बीच बीच में कई बार इनके मीटिंग हो चुकी, कई दौर में इसको डिसाइड करने के लिए इसका जो फिर नोटिफिकेशन दोबारा हुआ है और जो नया नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से जो हमारे इनके जो ड्यूज निकल रहे हैं वो हम जमा करा रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बेरी नाके पांखू में एक शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट और स्थानीय विधायक फकीर राम मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में दूर दराज क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही कई विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस मौके पर दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविर में ब्लॉक प्रमुख बेरीनाग संगीता चन्याल सहित आदि और वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। आज न्याय पंचायत पाकू में बहुउद्देशीय कैंप जो है वो आयोजित किया गया था और जिसमें 100+ जो है शिकायतें यहाँ पर हम लोगों के द्वारा दर्ज की गई हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल उसमें कार्रवाई करेंगे और अधिकांश जो शिकायतें थी उनका मौके पे ही निस्तारण यहाँ पर किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने एक कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है विकास भवन में, उसके माध्यम से हम लगातार फॉलोअप भी ले रहे हैं। जितने भी कैंप हमारे जनपद के अंतर्गत हो रहे हैं तो हम लगातार उसका फॉलोअप भी ले रहे हैं और बहुत अच्छा इसका एक जो हमें रिव्यू जो है वो जनता के माध्यम से है वो प्राप्त हो रहा है। वहीं कालाढूंगी में नेचर बायो फूड्स के प्रतिनिधि ने कोतवाली में एक ट्यूबर के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में यूट्यूबर पर मारपीट, उनकी कंपनी के खिलाफ किसानों को भड़काने और सोशल मीडिया में उनकी कंपनी का दुष्प्रचार करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतिनिधि ने तहरीर देकर बताया कि 10 जनवरी को उनकी कंपनी ने कोटबाग में किसानों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। उनके कार्यक्रम का एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया। 11 जनवरी को जब वो कोटबाग देवी रामपुर के पास उस यूट्यूबर से मिले, जब उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने उनके कार्यक्रम का दुष्प्रचार क्यों किया, तो इस पर यूट्यूबर ने उन्हें चाय के बहाने घर बुलाया और उनके साथ मारपीट की। वहीं आपको बता दें कि एएसआई पंकज जोशी ने बताया कि मामले में तहरीर दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उस दिन पूर्व की घटना है। नेचर बायो फूड करके यहाँ पर एक संस्था कई वर्षों से यहाँ पर जो किसानों के हित में किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रही है, जो ग्रामीणों के हित में कार्य कर रही है। यहाँ के राजकीय चाहे विद्यालयों से ले लो आप, चाहे यहाँ स्कूली बच्चों से ले लो, उनके संसाधनों की जो जहाँ पर कमियाँ हैं उसको पूरा करने का जो काम कर रही है। जो संस्था जो लगातार कई वर्षों से हम भी देख रहे हैं यहाँ पर जो एक बहुत बढ़िया यहाँ काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। उन संस्था के जो अधिकारी हैं पवित्र नाथ जी, उनके साथ अभी पूर्व में कुछ दिन पहले एक ब्लैकमेलर द्वारा पहले तो पैसों की डिमांड की गई, अवैध वसूली के रूप में उनके द्वारा मोबाइल और व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग करके पैसा मांगा गया और उनकी डिमांड पूरी नहीं होने पर उनके द्वारा चाय के बहाने इनको घर पर बुलाया गया और घर पर बंधक बनाकर, जो कि बहुत निंदनीय बहुत एक बड़ी घटना है, बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी गई। सन 2011-12 से हमारी नेचर बायो फूड कंपनी यहाँ पर काम कर रही है किसानों के हितों के लिए और ऐसे बहुत काम किया उन्होंने, किसानों की हो, स्कूलों की हो, सामाजिक कार्य हो। तो एक ये असामाजिक तत्व सन 2 साल तक वो परेशान करा लगातार, इसका नाम आशीष नेगी है। उसमें मेरे को भी धमकी दी है कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार रहूँगा। उत्तराखंड में हमारा किसान के साथ काम होता है। हम लोग जैविक खेती कराते हैं किसानों से और उनकी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास हेतु हम लोग काम करते हैं। इस सिलसिले से हमें किसान का बड़ी बैठक भी करनी होती है। किसानों का अभी हम लोग छोटी छोटी समूह में भी मीटिंग करते हैं
हम लोग 2 दिन पहले बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी कराए थे और इस घटना का पूर्व दिन जैसे कि शनिवार को विधायक और सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी के समक्ष हम लोग किसानों को सोलर टच वितरण किया गया था, प्रोग्राम हुआ था। मनुसियारी के कई इलाकों में साल सितंबर से बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण नदी नाले सूखने लगे हैं, जिससे सूखे जैसी स्थिति बन गई है और ग्रामीण परेशान हैं, जिसके चलते लोगों ने बारिश के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। वहीं लोगों ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य के सामने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में अपनी बातें रखी, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा और समय पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के किसान जनप्रतिनिधियों ने सरकार से सूखा राहत के लिए कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। आपदा प्रभावित मालूपाती और हदेली गांव का अभी तक विस्थापन नहीं किया गया है और आधे लोगों का विस्थापन किया गया है पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। द्वितीय किस्त धन आवंटन नहीं किया गया है, जिससे लोगों को आवासीय मकान बनाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल आपूर्ति ठप है ताकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल भदेली, मालूपाती और मटेना में पेयजल सुचारू किया जाए। पहले मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करता हूं। आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र में हमारे जिला के जिला पंचायत सदस्य आए थे और उनके साथ हमने भी अपने ग्राम में भ्रमण किया और लोगों की जो समस्याएं उनको हमने नोट कर रखा है। मूल जो समस्या है यहाँ की लोगों की रोड, पानी इन दो चीज़ों का जो लोगों का है और विस्थापन का है। मेन समस्या इन चीज़ों को अगर सरकार दूर कर देती है तो हमें बहुत राहत मिलेगी, गाँव वालों को राहत मिलेगी। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। आज हमारे गांव में भैया विक्रम दानू जिला पंचायत सदस्य जी आए हैं, उनके साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और ग्राम प्रधान जी और अन्य पदाधिकारी भैया लोग भी आए हुए हैं। आज हम सभी समस्त ग्राम के महिलाएं ये न्यूज़ पे ये बात रखना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्याएं हो रही हैं, जिससे हमें दूर दूर से पानी भर के ले आना होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुनस्यारी इलाके में तमाम ये ग्रामीण लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक ऐसे वक्त पहाड़ी इलाका जहां कई नदियां बहती हैं, जहां से कई डैम होते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कह रहे हैं कि यही वजह है कि इन तमाम इलाकों से अब पलायन और विस्थापन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आम लोगों को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। न होने से गरीब किसानों के कृषि योग्य भूमि सूख गया है। गेहूं, सरसों, जौ, जिससे गरीब किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि गरीब किसानों को सूखा राहत दिया जाए और कृषि ऋण माफ किया जाए ताकि गरीब कृषि योग्य भूमि का इनको राहत मिले और गरीब किसानों को राहत मिले। और साथ ही आज हम लोग अपने ग्राम सभा हरकोट में गए हुए थे प्रधान जी के साथ में और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो है सितंबर के बाद जो मुनस्यारी में बर्फबारी बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ चुका है पूरा और यहाँ से ज़्यादातर सब्जी का जो है बहुत उत्पादन होता था और वो सब्जी का जो है अब सूखा पड़ने के कारण जो है सब्जी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ के काश्तकार जो बहुत परेशान है। उनका कहना यह है कि कृषि ऋण माफ किया जाए और हमको जो है कुछ मुआवजा मिले। वहीं चक्राता में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल खरोड़ा गांव की डाकरा छप्पर में गुलदार ने घुसकर 1 दर्जन से ज़्यादा बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक ग्रामीण छप्पर पहुंचा। इसी दौरान गुलदार खिड़की फांदकर जंगल की ओर भाग गया, जबकि छप्पर के अंदर बकरियां मृत अवस्था में पड़ी मिली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सुरक्षा को देखते हुए गांव और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही
पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए जाने की मांग भी की है। चक्राता के खरोड़ा गांव की डाकरा छानी में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। देर रात गुलदार ने छानी में घुसकर 1 दर्जन से अधिक बकरियों को मार डाला। सुबह ग्रामीणों के पहुंचने पर गुलदार मौके से फरार हो गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर ही पहुंचकर गश्त बढ़ा दी है। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने मुआवजे और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। चक्राता से अमित रावत, न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।